चलो भाई, अगला चैप्टर चालू करते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है। एम्प्लॉय मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन, कोई भी नेचुरल पर्सन जिसको हम अपने बिजनेस में रखते हैं ताकि वो हमको काम करके देगा, अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। मतलब हम उसको वेजेस देंगे, सैलरी देंगे। ठीक है। वेजेस, सैलरी, बोनस, डीए, ऐसा बहुत कुछ होता है। ठीक है। आप इसको आप डिटेल में पढ़ोगे कहाँ पे? इनकम टैक्स में जो सैलरी वाला चैप्टर होता है उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ तो बस उसका छोटा मोटा टॉपिक है। ठीक है। डिटेल में पढ़ना है तो इनकम टैक्स का सैलरी वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है ना एम्प्लॉय को। बेसिक पे मिलता है, डीए मिलता है, बोनस मिलता है, उसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, एचआर में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है। प्रोविडेंट फंड का होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है। हमको कॉस्ट में जो ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर कॉस्टिंग मतलब चैप्टर में ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला है मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, फिजिक्स में बहुत अलग अलग महापुरुष थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, है ना, जो बहुत सारे फिजिक्स का अलग अलग नियम बता के गए और अब पूरी दुनिया उसी को फॉलो करती है। ठीक है। जितने भी साइंटिस्ट थे फिजिक्स के थे, तो उन्होंने बताया, अपनी थ्योरीज दुनिया के सामने रखा और पूरी दुनिया अब उसको वही फॉलो करती है। वैसे ही मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट में भी ऐसे 6-7 अलग अलग महापुरुष हैं, बहुत सारे हैं, 8-10 बहुत सारे हैं, अभी देखना है वही। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग महापुरुष जिन्होंने ये बताया कि एम्प्लॉय को कब पैसा बोनस मिलना चाहिए, कब पैसा कटना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, अगर एम्प्लॉय ज़्यादा काम करता है तो उसको बोनस मिलेगा, और अगर एम्प्लॉय कम काम करता है, मतलब जितना उसको करना चाहिए वो उससे भी कम काम करता है, तो उसका पैसा कटेगा। और अगर वो ज़्यादा काम करते तो बोनस मिलेगा। तो वही तो, कितना पैसा कटेगा, कितना बोनस मिलेगा, वही हम किस में देखेंगे? मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट में। कि अलग अलग इंसानों ने, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट ही कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी फॉर्मूला इन्वेंट किया ना, तो यहाँ पे भी साइंटिस्ट ही कहेंगे। कॉस्ट कॉस्ट बना है तो कॉस्टिस्ट थोड़ी बोलेंगे, साइंटिस्ट ही बोलेंगे ना, क्योंकि उन्होंने अलग अलग टेक्निक्स और फॉर्मूला बनाया है जिससे हम एम्प्लॉय को पैसे देंगे। उस फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूले से आंसर निकालेंगे, कैलकुलेशन होगा और उस हिसाब से मैं वेजेस का पेमेंट कर दूंगा। ठीक है। दूसरा टॉपिक है लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर मतलब होता है कि लेबर का आना या जाना, क्योंकि किसी भी कंपनी में जितने भी लेबर्स होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। लेबर आना जाना करते रहते हैं, नए नए लेबर्स। पहले तो पुराने लेबर छोड़ के जाएंगे, उसकी जगह पे हम नए लेबर्स को लाते हैं। ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड लेबर टर्नओवर। कि साल भर में या महीने भर में या 3 महीने में या 1 हफ्ते में, टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने एम्प्लॉय आपको छोड़ के गए और उसके बदले में आपने कितने एम्प्लॉय नए लाए, तो दैट इज़ कॉल्ड लेबर टर्नओवर। ठीक है। और लास्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट। जैसा कि मैंने बोला, हम एम्प्लॉय को सिर्फ सैलरी नहीं देते, सैलरी के अलावा बोनस, डीए, एचआरए, पीएफ का पैसा, ईएसआई का पैसा, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी होते हैं जो हम एम्प्लॉय को देते हैं। ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उनका आपको टोटल करके बता देना है, टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट कितना हुआ, कंपनी की जेब से कितना पैसा गया। सिर्फ सैलरी नहीं जाता है, और भी चीज़ें जाती है कंपनी की जेब से। ठीक है। तो मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, यहाँ पे अलग अलग पर्सनस के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट ही बोलेंगे ना यहाँ पे, अलग अलग पर्सन, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या फॉर्मूला बनाया है वेजेस निकालने का। लेबर टर्नओवर मतलब लेबर का आना और जाना, कितने लेबर गए, कितने लेबर आपने नए लाए। और टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट तो नाम में ही है, टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट आपको निकालना है, साल भर में कितना खर्चा लगा। ठीक है। वही साल भर का, महीने भर का, वो टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है। तो चलो अब चालू करते हैं मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट से, आज पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, जहाँ पे अलग अलग तरीके से, मेथड का मतलब क्या होता है? तरीका। अलग अलग तरीके से आप क्या करते हो, लेबर को वेजेस निकाल के, वेजेस निकाला जाता है और फिर पे किया जाता है। तो चलो चालू करते हैं, यही टॉपिक है मेन हमारा आज का, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। ठीक। जिसमें सबसे पहला मेथड रहता है, सबसे बेसिक और सबसे पुराना मेथड रहता है टाइम बेसिस। टाइम बेसिस ये सबसे पुराना मेथड है और आज भी चलते आ रहा है और सबसे बेसिक है। टाइम बेसिस का मतलब क्या होता है कि भाई लेबर ने जितना टाइम काम किया है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। सब लोग जानते हैं इस बात को। लेबर जितना भी टाइम काम करता है एक दिन में, एक दिन का मान के चलो, एक दिन का ही मान के चलते हैं अभी, ठीक है, महीने का या साल का मतलब एक दिन का लेते हैं। तो एक दिन में कोई भी लेबर कितने टाइम काम करते हैं, कोई 6 घंटा, कोई 10 घंटा, कोई 8 घंटा, उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। मतलब आर्ली के हिसाब से पैसा मिलेगा, घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा। ठीक है।
तो देखो टाइम बेसिस मैंने क्या बोला, आवर्स के हिसाब से मिलेगा, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स मतलब जितना उसने काम किया, कोई 6 घंटा काम करेगा, कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा, एक्चुअल आवर्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट पर आवर। सिंपल सी बात है। वेज रेट मतलब, रेट का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे का उसको कितना पैसा मिलेगा, वेज रेट पर आवर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जैसे मान लो 2 लेबर है, एक ए है एक बी है, मिस्टर ए मिस्टर बी। मिस्टर ए ने 10 घंटे काम किया तो उसका एक्चुअल आवर्स 10 घंटा, और बी ने 8 घंटा काम किया तो एक्चुअल आवर्स 8 घंटा। दोनों का काम करने का जो टाइम है, टाइम टाइम बेसिस है ना, तो दोनों का जो काम करने का टाइम है वो अलग अलग है। ए ने 10 घंटा काम किया, बी ने 8 घंटा काम किया। 1 घंटे का उनको पैसा मिलता है, मान के चलो 100 रुपये, 1 घंटे का पैसा मिलता है 100 रुपये, तो वो दोनों का सेम रहेगा, पर आ गया ना, 1 घंटे का तो वही रहेगा ना, फिर आप जितना भी घंटा काम करो, तो 1 घंटे का है 100 रुपये, तो यहाँ पे भी 1 घंटे का 100 रहेगा, ठीक है। तो इसको ए को मिल जाएगा 1000 रुपीज़ और बी को मिल जाएगा 800। भाई वो उसने ज़्यादा काम किया ना, ए ने ज़्यादा काम किया है तो उसको 1000 मिला, बी ने कम काम किया 8 घंटा काम किया तो उसको 800 मिला, ठीक है। आवर्स अलग अलग हो सकते हैं, जो वेज रेट पर आवर है वो तो सेम रहेगा, जितने भी इम्प्लॉइज़ हैं भाई 1 घंटे का 100 रुपये मिलेगा, तुम जितना भी काम करो उस हिसाब से पैसा तुमको दे दिया जाएगा। कितना भी काम, 1 घंटा काम करोगे तो 100 ही मिलेगा, 2 घंटा काम करोगे तो 200, 3 घंटे काम करोगे 300, ठीक है ना, 24 घंटा काम करोगे 2400, ठीक। बस ये था, ख़त्म, टाइम बेसिस हो गया। तो मैं काम करता हूँ उसको मिटा देता हूँ, ये तो एग्जाम्पल था, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखते जाएंगे ना, क्वेश्चन तो फिर बनाना है बाद में अलग से बुक से, ठीक है। ये आपका टाइम बेसिस हो गया, सबसे पुराना और आज भी चलता है, तो ये है आपका, जितना टाइम आप काम करोगे आवर्स के हिसाब से मिलेगा। सेकंड, पीस बेसिस। पीस बेसिस, पीस का मतलब क्या होता है, पीस पीस टुकड़ा, टुकड़ा मत बोलो, प्रोडक्ट बोलो। जितने प्रोडक्ट आपने बनाए, जितना आउटपुट आपने बनाया, पीसेस बोलो ना, पीस, जितने पीस आपने बनाए हैं, ठीक है, वो वाला टुकड़ा, वो वाला पीस नहीं है, छोटे छोटे पीसेस मतलब प्रोडक्ट है ना भाई। जितना प्रोडक्ट आपने बनाया है, मतलब बेसिकली देखा जाए तो एक्चुअल आउटपुट देखा जाएगा। आउटपुट मतलब कितना यूनिट्स आपने बनाया है, कितना प्रोडक्शन किया। देखो यहाँ पे टाइम देख रहे थे, यहाँ पे यूनिट्स देखेंगे, आउटपुट का मतलब यूनिट्स देखेंगे, यहाँ पे यूनिट्स लिख देता हूँ कि एक्चुअल में आपने कितने यूनिट्स बनाए हैं दिन भर में, ठीक है। आपने दिन भर काम किया, तो दिन भर काम करने से आपने यूनिट्स कितने बनाए, पीसेस कितने बनाए वो बताओ, कितने प्रोडक्ट बनाए हैं, नंबर ऑफ पीस कितने हैं। किसी ने 20 बनाया होगा, 40, वो तो क्वेश्चन में बताएगा ना कितने कितने पीस बनाए हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट पर यूनिट, ऑब्वियस सी बात है भाई, वहाँ पे आप एक्चुअल आवर्स ले रहे थे, इसीलिए वेज रेट पर आवर का लिए थे, जितना घंटा काम किया इंटू 1 घंटे का पैसा। तो यहाँ पे क्या है, जितना यूनिट्स उसने बनाया इंटू 1 यूनिट का पैसा, है ना। दोनों में सेम थोड़ी मत कर देना कि वहाँ पे भी पर आवर, यहाँ पे भी पर आवर, या वहाँ पे भी पर यूनिट, यहाँ पे भी पर यूनिट। देखो अगर आवर्स के हिसाब से पैसा देगा तो वेज रेट पर आवर होगा, अगर आप यूनिट्स के हिसाब से पैसा देगा, आउटपुट मतलब यूनिट्स, अगर आप यूनिट्स के हिसाब से पैसा दे रहे हो तो वेज रेट पर यूनिट, कि भाई 1 यूनिट का कितना मिलता है, इनटू जितना भी तुमने यूनिट्स बनाया है उसके हिसाब से पैसा तुमको मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वही मान लो ए ने आपको 20 यूनिट्स बना के दिया दिन भर में, एक दिन हुआ, एक दिन ख़त्म हो गया, ए ने 20 यूनिट्स बनाया, 20 यूनिट्स उसने बना दिया, मल्टीप्लाइड बाय, हो सकता है 50 रुपये मिलता हो उसको पर यूनिट। पर यूनिट देखेंगे ना भाई, क्योंकि उसका आप आउटपुट यूनिट्स में देख रहे हो, उसका जो परफॉर्मेंस है, ए का जो परफॉर्मेंस है आप यूनिट्स के हिसाब से लिख रहे हो, तो वेज रेट भी पर यूनिट होना चाहिए, तो भी इसको 1000 मिल गया, ठीक। कोइंसिडेंस है कि वो भी 1000 ये भी 1000, ऐसा नहीं है कि सेम आएगा हमेशा, अलग आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ठीक। तो हम क्वेश्चन बनाएंगे, अभी सिर्फ देखते जाओ। तो ये भी एकदम बेसिक था, ठीक है, ये दोनों एकदम बेसिक वाले थे, बहुत ज़मानों से चलते आ रहे। उसके बाद फिर नए नए लोगों ने इन्वेंट किया फॉर्मूला। टाइम बेसिस और पीस बेसिस क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है ऑफ वेज पेमेंट, कि भाई टाइम के हिसाब से पैसा मिलेगा, या फिर जितना यूनिट्स तुम बनाओगे, जितना प्रोडक्ट तुम बनाओगे, प्रोडक्शन के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। अब तो मेन चालू होता है जो इंसानों ने बनाना चालू किया, अलग अलग इंसान है, ठीक है। तो सबसे पहला है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। देखो टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। देखो आपने सेकंड वाले में क्या देखा था, पीस रेट,
पीस रेट देखा था ना। अब ये टेलर्स का मतलब टेलर ने बना, टेलर नाम का एक आदमी था जो आपने 12th के बीएसटी में भी पढ़ा होगा। दो लोग थे, याद करो, चैप्टर नंबर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बीएसटी में था 12th में। दो साइंटिस्ट थे, ये साइंटिस्ट ही बोलेंगे ना, इनको कॉस्टिस्ट नहीं बोलेंगे। तो एक था F.W. टेलर और एक था हेनरी फेयोल, याद करो, हेनरी फेयोल और एक F.W. टेलर, है ना। तो वही वाला टेलर है ये, F.W. टेलर ही है ये, ठीक है। तो वो 12th के बीएसटी में भी था, अब सीएमए के इंटर में भी है। तो टेलर ने इन्वेंट किया है ये वाला सिस्टम कि टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट क्या होने वाला है। देखो डिफरेंशियल पीस रेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी एम्प्लॉय को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, मतलब पीस रेट अलग अलग होगा। पीस रेट जो है ना वो अलग अलग होगा। अब किसी एम्प्लॉय का अलग होगा, दूसरे एम्प्लॉय का अलग होगा। पीस रेट मतलब जो वेज रेट पर यूनिट है ना, ये पीस रेट मतलब ये जो वेज रेट पर यूनिट है वो किसी एम्प्लॉय का कम रहेगा, किसी एम्प्लॉय का ज़्यादा रहेगा। क्यों रहेगा हम देखते हैं। देखो टेलर ने ऐसा बोला, टेलर एक पर्सन था, समझ आया ना। तो टेलर ने ये बोला कि अगर किसी एम्प्लॉय का प्रोडक्शन होता है, देखो पीस रेट के हिसाब से मिलेगा, मतलब वही प्रोडक्शन के हिसाब से, जितना प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से मिलेगा। तो अगर किसी एम्प्लॉय का प्रोडक्शन है बिलो स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड, सर बिलो स्टैंडर्ड मतलब क्या। स्टैंडर्ड का मतलब होता है टारगेट, स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब होता है टारगेट। तो अगर किसी एम्प्लॉय ने टारगेट से कम बनाया है तो टारगेट क्या होगा सर, वो तो उसका बॉस उसको बताएगा ना। तो अब लाखों करोड़ों बॉस है, वो सब अपना अपना बताएंगे, क्वेश्चन में आपको बता देगा, क्वेश्चन में आपको बता देगा कि कितना टारगेट दिया गया एम्प्लॉय को। तो मान के चलो एक दिन का 100 यूनिट्स है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान के चलो टारगेट जो है 100 यूनिट्स है। एक दिन में आपको आके एक दिन में 100 यूनिट्स बना के ही जाना है, ये आपका टारगेट है। तो अगर कोई एम्प्लॉय बिलो स्टैंडर्ड यानी 100 से अगर कम बनाता है, अगर वो 99 भी बनाएगा तो बिलो स्टैंडर्ड हुआ ना। एग्जैक्ट 100 होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो बोनस भी मिलेगा, उसमें आऊँगा मैं। बट अभी हम क्या सीख रहे हैं, बिलो स्टैंडर्ड मतलब टारगेट से कम बनाए हो। टारगेट है मान के चलो 100 यूनिट्स, आपने 100 से कम बनाया तो कैसा मिलेगा आपको, जो आपका एक्चुअल आउटपुट रहेगा, ध्यान से देखना, मतलब फॉर्मूला तो वही लगेगा कि भाई जो एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट मतलब कि जो यूनिट्स है मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट पर यूनिट। तो सर बोलोगे पूरा तो सेम हो गया। सेकेंड वाला था पीस रेट, वो भी तो यही था, एक्चुअल आउटपुट या यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट पर यूनिट। तो सर यहाँ पे भी वही है, एक्चुअल आउटपुट या यूनिट्स इनटू वेज रेट पर यूनिट, ठीक है। अब क्योंकि टेलर ने बोला, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना, टेलर ने बोला क्योंकि बिलो स्टैंडर्ड है, आपने टारगेट से कम बनाया है, टारगेट से कम बनाया है, तो आपको ये जो पूरा कैलकुलेशन हुआ ना, ये आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा, इसका 80% मिलेगा इंटू 80%, ये फॉर्मूला हो गया, समझ आया। बिलो स्टैंडर्ड है ना, आपने टारगेट से कम बनाया है तो पैसा तो कटेगा। तो अगर जो भी अमाउंट है, अगर मैं उसका 80% निकालूँ, मतलब 20% कट गया ना आपका। अगर जो भी अमाउंट आपका आता है एक्चुअल यूनिट्स इंटू वेज रेट पर यूनिट मैंने किया, जो भी अमाउंट आया मैं उसका 80% आपको दे रहा हूँ, मतलब 20% कट गया। तो खाली आपको 80% निकाल के दिखाना है, प्रेजेंटेशन ऐसा ही होना चाहिए इंटू 80%, क्योंकि 20% गया, समझ आया। ये बिलो स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। अब आगे, अगर टेलर बोलता है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने प्रोडक्शन किया है एट और अबव स्टैंडर्ड, एट और अबव स्टैंडर्ड का मतलब, देखो एट स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि उसने एग्जैक्ट 100 ही बनाया। टारगेट मैंने क्या बोला अपने एग्जांपल में 100 यूनिट्स, तो प्रोडक्शन एट स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि उसने एग्जैक्ट 100 यूनिट्स बनाया। और अबव स्टैंडर्ड का मतलब होता है 100 से ज़्यादा बनाया, वो कितना भी हो सकता है, 110, 120, 150, कितना भी हो सकता है, मोर देन 100, मोर देन 100। यहाँ पे था लेस देन 100, बिलो का मतलब लेस देन 100। और जो 100 का टारगेट है वो क्वेश्चन में बताएगा, तो हाई क्वेश्चन में अलग रहेगा ना, है ना। तो अभी बस कॉन्सेप्ट को समझते जाओ। अगर स्टैंडर्ड से कम बनाया है तो 80%, एट और अबव स्टैंडर्ड है मतलब जितना स्टैंडर्ड था एग्जैक्ट उतना ही बनाया है या उससे ज़्यादा बनाया है, तो अब उसको कैसे पैसा मिलेगा। अच्छा ये तो चलो सेम होगा ही होगा, एक्चुअल आउटपुट या यूनिट्स इनटू वेज रेट पर यूनिट, ये तो आपका होगा ही होगा। अब क्योंकि आपने एट और अबव स्टैंडर्ड बनाया है, जितना स्टैंडर्ड था, जितना टारगेट था आपने वो कंप्लीट कर लिया या उससे भी ज़्यादा बना दिया, तो आपको 120% मिलेगा दोनों केस में। मैंने लिखा है ना दोनों केस में,
चाहे वो एट स्टैंडर्ड हो चाहे अबव स्टैंडर्ड हो, आपने एग्जैक्ट 100 ही बनाया हो, टारगेट कंप्लीट हुआ ना, टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। 100 का टारगेट था, 100 का टारगेट कंप्लीट हुआ, या आपने उससे भी ज़्यादा बना दिया, 110 120 बना दिया, तो जितना भी यूनिट्स बनाया है इंटू वेज रेट पर यूनिट इंटू 120%, मतलब यहाँ पे आपको 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है। 20% एक्स्ट्रा, देखो परसेंट तो 100 होता है ना, किसी भी चीज़ का मैक्सिमम परसेंट कितना होता है 100, पर आपको मिलेगा 120, मतलब 20% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है बोनस, क्योंकि आपने टारगेट जितना बनाया है या उससे ज़्यादा बनाया है। ठीक है, तो ये इतना ही था आपका टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट, इतना ही था। तो अगर ऐसे याद रखो, देखो शॉर्ट में अगर आपको माइंड में याद रखना है ना, ऐसे याद रखो, बिलो स्टैंडर्ड है तो 80%, एट और अबव स्टैंडर्ड है तो 120%। बाकी ये तो सेम है ना, ये वाला पोर्शन तो सेम है, एक्चुअल आउटपुट इंटू वेज रेट पर यूनिट, ये तो ऊपर वाले की भी सेम है, ये भी, ये पूरा तीनों ही तो सेम हो गया ना, है ना। चलो टेलर का इतना ही था, ठीक है। चलो चौथा बंदा है मैरिक, फोर्थ में आते हैं। जैसे टेलर का हो गया, टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट था, वैसे मैरिक का डिफरेंशियल पीस रेट है। मैरिक नाम का एक बंदा है, डबल आ आएगा, मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट, मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट, ठीक है। इसके हिसाब से हमको देखना है कि अब इसको पैसा कैसे मिलेगा, ठीक। एक सेकेंड ना, चलो मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट आपको ये बोलता है। अच्छा देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैरिक ने आपको ये बोला कि सबसे पहले आप एफिशिएंसी रेशियो निकालो। अच्छा एक बात समझो, इसको मैं अलग से बताता हूँ पहले। हाँ, मैरिक में आने से पहले ध्यान से सुनना, ये मैरिक में आने से पहले एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा, जो कि है एफिशिएंसी रेशियो, आपको निकालना सीखना है। एफिशिएंसी रेशियो निकालना सीखना है, ठीक है। एफिशिएंसी वर्ड का मतलब क्या होता है कि कितने कम समय में वो कितना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। एफिशिएंसी रेशियो का ये मतलब होता है कि कितने कम समय में वो कितना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। उसकी एफिशिएंसी मतलब उसके काम करने की क्षमता या काम करने की जो स्पीड है, या जो उसने टारगेट, बहुत सारे शब्द है ना, काम करने की स्पीड को बोल सकते हो एफिशिएंसी, उसके काम करने की कैपेसिटी, या जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कितने कम समय में वो कितना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। टाइम कम होना चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। कितने कम से कम समय में, कम से कम टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, उसको हम कह सकते हैं एफिशिएंसी रेशियो, ठीक है। तो अब एफिशिएंसी रेशियो भी दो टाइप से निकलता है, आप दो तरीके से निकाल सकते हो, दोनों का वैसे तरीका अलग अलग है, तो जो भी आपको क्वेश्चन में देगा उसके हिसाब से निकालोगे। या तो आप निकाल सकते हो टाइम बेसिस में, टाइम बेसिस के हिसाब से निकाल सकते हो, या पीस बेसिस के हिसाब से निकाल सकते हो एफिशिएंसी रेशियो, है ना। देखो कैसे निकलेगा, मैं आपको सीधा लिख के बता देता हूँ। टाइम बेसिस के हिसाब से अगर आपको एफिशिएंसी रेशियो निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इंटू 100, और वहीं अगर 20 बेसिस के हिसाब से होगा तो एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, ओ का मतलब है आउटपुट, इंटू 100। देखोगे तो जस्ट उल्टा हो गया, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऊपर है, एक्चुअल नीचे, और यहाँ पे एक्चुअल ऊपर है, स्टैंडर्ड नीचे। तो सर कन्फ्यूजन होगा, इसका लॉजिक बताओ, ऐसा घटने का काम थोड़ी करना है हमको, लॉजिक बताओ लॉजिक। तो चलो पहले मैं आपको टाइम बेसिस का लॉजिक बताता हूँ। देखो स्टैंडर्ड आर्क्स और एक्चुअल आर्क्स थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। स्टैंडर्ड आर्क्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक अपने एम्प्लॉय को बुलाया, बेटा एम्प्लॉय इधर आओ, आज का तुम्हारा इतना टारगेट है, आज तुमको इतना काम करना है, इतना काम करना है, वो कितना भी हो सकता है, वो मैंने उसको बता दिया। एम्प्लॉय को मैंने बुलाया, बेटा इधर आओ, आज तुमको इतना काम खत्म करना है, जिसके लिए मैं तुमको टारगेट दे रहा हूँ कि ये जो काम है वो 10 घंटे में काम हो जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड आवर्स। वही हो गया ना, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, टारगेट। मैंने उसको एक टारगेट दे दिया कि इतना इतना काम तुमको खत्म ही करना है, 10 घंटे में ही खत्म करना है, 10 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, 10 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इतना समझ आया। स्टैंडर्ड आवर्स मतलब टारगेट है उसका, कि उसको इतना टारगेट खत्म करना है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट,
उसको एक मैंने टाइम की लिमिट बता दी कि 10 घंटे में ही काम करना है, ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा लगेगा तो पैसा काटूंगा। या तो एग्जैक्ट 10 घंटा लगा, 10 घंटा इज़ द मैक्सिमम लिमिट, 10 घंटा लगाओ या उससे कम लगाओ, कम लगाओगे तो बोनस मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा लगाओगे तो पैसा कटेगा, क्योंकि टाइम कम लगना चाहिए ना। मैंने अभी बताया एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, ऐसे लिख लो चलो। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आप हाँ ऐसे लिखे ना, कम से कम टाइम में, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लिख देते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए, ऐसे लिख लो। एफिशिएंसी का मतलब ये है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लो जो इसका एक्चुअल आर्ग्स है, एक्चुअल आर्ग्स मतलब एक्चुअली में जितना उसने काम किया, जितने समय में उसने काम किया। तो आप लोग खुद बताओ, ये अभी मैंने आपको लिख के भी बता दिया, अब तो आप खुद बता सकते हो कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए। अगर किसी लेबर को, अगर अपनी लेबर को एफिशिएंसी दिखानी है, मतलब उसको बॉस की तारीफ सुननी है, बॉस से उसको अपनी तारीफ सुननी है कि वाह बेटा शाबाश तूने अच्छा काम किया, तो आप मुझे बताओ 10 घंटे से कम लगना चाहिए या ज़्यादा लगना चाहिए। वापस से सवाल पूछता हूँ, फटाफट सुनो, आराम से सुनो। अगर किसी एम्प्लॉय को अपने बॉस से शाबाशी चाहिए, उसको टारगेट मिला था 10 घंटे का, अब उसको एफिशिएंसी दिखानी है, अपनी कैपेसिटी दिखानी, लोगों के सामने अपना टैलेंट दिखाना है, तो मेरे को बताओ एक्चुअल आर्क्स जो वो लगाएगा वो इससे कम लगाएगा या ज़्यादा लगाएगा। ऑब्वियसली कम लगाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट होना चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए। अगर 10 घंटे का टारगेट है तो 10 घंटे से जल्दी आपका काम खत्म हो जाना चाहिए, तो आपको शाबाशी मिलेगी, आपको बोनस मिलेगा, आपकी तारीफ होगी बिजनेस में। समझ आ रहा है। 10 घंटे का अगर आपको टारगेट था, 8 घंटे में काम खत्म करके निकल जाओ, तब आप एफिशिएंट हो, तब आपकी एफिशिएंसी मानी जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, चलो अगर मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूँ, तो देखो मतलब 10/8 × 100 यही होगा, स्टैंडर्ड आर्स अपॉन एक्चुअल आर्स इंटू 100। तो 10/8 × 100 कितना हो जाएगा, 125%। तो देखो मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी है ना, 100 से ज़्यादा है, इसका आंसर है 125%। तो अगर आपका 100% से ज़्यादा है, बोलोगे सर परसेंट तो 100 ही होता है, हाँ तो इसका 100 से भी ज़्यादा है ना, मतलब इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, 25% की ज़्यादा एफिशिएंसी है, ठीक है। मैं मानता हूँ परसेंट हमेशा 100 होता है, बट इस बंदे का कितना 125 है, मतलब इसने 25% की एफिशिएंसी ज़्यादा दिखाई है, ठीक है। 25% मोर एफिशिएंट है ये जो लेबर है ना, ये 25% मोर एफिशिएंट है, समझ आया। और मान लो किसी का, देखो दूसरा, मान लो दूसरा एम्प्लॉई है, एक और दूसरा एम्प्लॉई है जिसका स्टैंडर्ड आवर्स तो वही है, टारगेट मैंने उसको उतना ही दिया 10 घंटे का, है ना। ये दूसरा एम्प्लॉई है, टारगेट मैंने उसको 10 घंटे का ही दिया है, बट इसने एक्चुअल आवर्स क्या कर दिया, ज़्यादा ले लिया, 12 घंटे ले लिया, मतलब ये गधा आदमी है, इसकी एफिशिएंसी नहीं है। 10 घंटे का काम को इसने 12 घंटे में किया, मतलब इसकी एफिशिएंसी नहीं है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, देखो स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इंटू 100 था ना फॉर्मूला, तो मतलब 10/12 इंटू 100। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ 10/12 इंटू 100, तो ये आपका आया 83.33%। मतलब देखो इसका 100 से कम आया। आप बोलोगे सर टोटल परसेंट तो 100 होता है, पर इस बंदे का कितना है, 83.33 है, मतलब 16.67 की परसेंट की एफिशिएंसी इसने नहीं दिखाई। परसेंट 100 होता है ना, बट इसका कितना है 83.33। अगर इसका डिफरेंस देखोगे, मतलब 16.67% की एफिशिएंसी कम है, इसकी एफिशिएंसी कम है बाय 16.67%, और पिछले वाले की एफिशिएंसी ज़्यादा थी बाय 25%, क्योंकि 125% है। तो फॉर्मूला और लॉजिक समझ आया। इसको हटा देते हैं एग्जाम्पल, अभी तो सिर्फ लॉजिक को समझते जाओ, ठीक। इसका फॉर्मूला क्लियर, एफिशिएंसी रेशियो अगर आपको टाइम के हिसाब से निकालना है तो स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इंटू 100। वहीं अगर आपको पीस के हिसाब से निकालना है, पीस मतलब आउटपुट, पीस मतलब यूनिट्स, यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में यूनिट्स। अगर आपको यूनिट्स के हिसाब से उसकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो एक बात समझो, मैंने अपने लेबर को बुलाया, फिर से वही कहानी चालू, मैंने अपने एम्प्लॉय को बुलाया और बोला देख बेटा तेरे को स्टैंडर्ड आउटपुट इतना बनाना है। स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब यूनिट्स, टारगेट मैंने दे दिया, टारगेट, स्टैंडर्ड मतलब टारगेट, आउटपुट मतलब यूनिट्स। तो मैंने उसको टारगेट दे दिया, आज तो आया है ना, आज 31 अक्टूबर है, आज तो आया है, तेरे को 100 यूनिट्स बना के जाना है, दिन भर में काम करेगा ना, टाइम कितना भी ले,
चाहे 1 घंटा ले चाहे 24 घंटा ले, आज के दिन में देखो 100 यूनिट्स बना के ही जाना है, ठीक है। अब सवाल आता है कि उसका एक्चुअल आउटपुट कितना है। एक्चुअल में जब उसने बनाया तो पता चला, अब देखो, अब आप लोग मुझे जवाब देना, सामने से बताना, मुझे जवाब दो कि अगर वही वही सवाल है मेरा कि अगर किसी एम्प्लॉय को अपने बॉस की तारीफ सुननी है, मतलब शाबाशी चाहिए, और उसको टारगेट कितना मिला था, 100 यूनिट्स का टारगेट मिला था, मेरे को शाबाशी चाहिए, एम्प्लॉय को शाबाशी चाहिए, तो आप लोग बताओ वो 100 से कम बनाएगा या ज़्यादा बनाएगा? सोचो। स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब मैंने उसको टारगेट दिया था कि देखो 100 यूनिट्स बना के जाना है, और अगर आपको उसकी शाबाशी चाहिए, एफिशिएंसी आप दिखानी है, आपको अपनी क्या बोलना चाहिए, अपनी काबिलियत दिखानी है, आपको करके दिखाना है कुछ, तो आप क्या करोगे, यूनिट्स कम बनाओगे या ज़्यादा बनाओगे? एक्चुअल आउटपुट जो आप बनाओगे एफिशिएंसी दिखाने के लिए कि मैं स्पीड हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये दिखाने के लिए आप आउटपुट ज़्यादा बनाओगे, मतलब 120 बनाओगे। ऐसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए, अपनी काबिलियत दिखाने के लिए आप जल्दी जल्दी काम करोगे। तो मैंने लिखा तो था भाई, इसको आप समझो, नहीं सेंटेंस को समझो, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट होना चाहिए। तो टाइम कम होना चाहिए, एक्चुअल अर्ग्स कम होना चाहिए, और अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए। एक्चुअल अर्ग्स कम होने चाहिए, एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप एफिशिएंट कहलाओगे। अगर इसको मैं फॉर्मूले में पुट करूँ, फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट ऊपर है, स्टैंडर्ड आउटपुट नीचे है, मतलब 120/100 इंटू 100, हाँ तो ये 120% ही आ जाएगा। देखो इसकी एफिशिएंसी है ना, 100 से ज़्यादा है, परसेंट 100 होता है बट इसका 120 है, मतलब 20% की एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है। और वहीं अगर मान लो दूसरा एम्प्लॉई है, दूसरा लेबर है, जिसका एक्चुअल आउटपुट है 80 यूनिट्स, टारगेट कितना था बेटा, टारगेट था 100 यूनिट्स, उसने कितना बनाया 80 यूनिट्स, मतलब इसका एफिशिएंसी नहीं है, इसका एफिशिएंसी नहीं है, इसका जो परसेंट है ना वो 100 से कम आएगा, 100 से कम आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। हाँ तो देखो कितना आया, 80% आया, मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है 20% कम है, और इसकी 20% ज़्यादा है, क्योंकि उसने ज़्यादा आउटपुट बनाया है, इसने आउटपुट कम बनाया है एक्चुअल आउटपुट, इसलिए उसकी कम है। आउटपुट के हिसाब से आप देखोगे, ठीक है। तो समझ आया, एफिशिएंसी दोनों तरीके से निकाली जा सकती है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा। और अभी तो लॉजिक हम पढ़ने वाले हैं, इतना समझ आया पहले। एफिशिएंसी रेशियो टाइम के हिसाब से, पीस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से देखा जाए तो स्टैंडर्ड। अच्छा एक एक छोटा सा शॉर्टकट बताऊँ, इसको याद रखने का एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट होना चाहिए। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो एक्चुअल आवर्स जो है वो कम लगना चाहिए, और एक्चुअल आउटपुट जो है वो ज़्यादा लगना चाहिए, बस इसीलिए है। अगर मैं टाइम के हिसाब से देखूँ, टाइम, तो जो आपका एक्चुअल आवर्स है वो कम लगना चाहिए, कम लगना चाहिए, इसलिए वो नीचे है, इसलिए वो फ्रैक्शन में नीचे है, डिनोमिनेटर में है, नीचे है। और अगर मैं पीस के हिसाब से देखूँ, यूनिट्स के हिसाब से देखूँ, तो जो एक्चुअल आउटपुट है, मैं सीधा एक्चुअल की बात करूँ, जो मैंने गोला किया है, मैंने यहाँ पे एक्चुअल आवर्स को गोला किया है, यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट को गोला किया है। तो अगर मैं टाइम के हिसाब से देखूँ तो एक्चुअल आवर्स कम होना चाहिए, और पीस के हिसाब से देखूँ तो एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए वो यहाँ पे ऊपर है। एक्चुअल आवर्स कम होना चाहिए तो नीचे है, और एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए तो ऊपर है, और फिर स्टैंडर्ड उसके अपोजिट में आ गया, नीचे ऊपर में आ गया। ऐसे आप याद रख सकते हो, ये शॉर्टकट हो गया याद रखने का। अगर एक्चुअल आवर्स है तो वो कम होना चाहिए, इसलिए वो नीचे है, और अगर एक्चुअल आउटपुट है तो वो ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए वो ऊपर है, ठीक, शॉर्टकट। अब आओ वापस इधर, हमने अभी 3 पढ़ा है, टाइम बेसिस, पीस बेसिस का वेजेस आप कैसे दोगे, टेलर के हिसाब से डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से वेजेस कितना दोगे, और अब आ गया मेरिट के हिसाब से, जो मेरिट का जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है उसके हिसाब से आप वेजेस कैसे दोगे। तो सबसे पहला तो स्टेप आपको ये करना है, कैलकुलेट एफिशिएंसी रेशियो। बेटा इतना टाइम पास क्यों करवाया, कैलकुलेट एफिशिएंसी रेशियो, आपको लेबर का एफिशिएंसी रेशियो निकालना है। और इस टॉपिक में, मतलब मेरिट के टॉपिक में, मेरिट ने जो लॉजिक लगाया इसमें आपको हमेशा निकालना है टाइम के बेसिस में। तो जब एफिशिएंसी रेशियो निकालोगे या आप टाइम बेसिस के हिसाब से निकालोगे, मतलब इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इंटू 100, ये एक ही फॉर्मूला लगेगा। आपको मैंने आपको क्या सिखाया कि एफिशिएंसी रेशियो 2 तरीके से निकाला जा सकता है, बट मेरिक ने क्या बोला, मेरिक ने बोला कि मेरा जो सिस्टम है ना, मेरे सिस्टम में आप एफिशिएंसी रेशियो टाइम बेसिस के हिसाब से ही निकालो, यहाँ पे पीस बेसिस का नहीं निकलेगा। वो मैंने आपको बता दिया, आगे जाके अगर काम आएगा तो वहाँ देखेंगे, ठीक है। बट अभी मेरिक का जो सिस्टम है वहाँ पे आपको एफिशिएंसी रेशियो निकालना है टाइम बेसिस के हिसाब से, मतलब फॉर्मूला लग गया स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इंटू 100,
ठीक है, तो मतलब इसका जो आंसर है वो परसेंट में आ जाएगा, इसका जो भी आंसर है परसेंट के फॉर्म में आ जाएगा कि भाई इस इतने लेबर ये लेबर की इतनी इतनी एफिशिएंसी है। अब मेरिक ने बोला कि अगर किसी लेबर की एफिशिएंसी 0% से लेके 83% के बीच में है तो उसको पैसा कितना मिलना चाहिए, उसका अलग ट्रीटमेंट है। अगर उस लेबर की एफिशिएंसी 83% से लेके 100% के बीच में है तो उसको कितना पैसा मिलना चाहिए, वो अलग है। और अगर किसी लेबर की एफिशिएंसी मोर देन 100% है तो उसको कितना पैसा मिलना चाहिए, वो अलग है। मतलब 3 अलग अलग क्लास इंटरवल है, ये 3 अलग अलग क्लास इंटरवल है कि अगर आपका एफिशिएंसी रेशियो 0 से 83 है तो क्या, 83 से 100 है तो क्या, और 100 से ज़्यादा है तो क्या। मतलब उसको पेमेंट कैसा होगा वो हम देखने वाले हैं। एफिशिएंसी बढ़ते जा रही है तो पेमेंट भी बढ़ते जाएगा, है ना। तो अगर 0 से 83 के बीच में है तो आपको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। नॉर्मल पीस रेट मतलब क्या, वही सर जो फॉर्मूला आपने बताया था, एक्चुअल आउटपुट या बोलो यूनिट्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट पर यूनिट, ठीक है। हाँ तो देखो अब इसका पेमेंट कैसे होने वाला है। मेरिक ने बोला कि अगर आपका एफिशिएंसी 0 से 83 के बीच में है तो ये पेमेंट होने वाला है। 83 से 100 के बीच में मतलब और ज़्यादा पेमेंट होगा। मोर देन 100% है तो और ज़्यादा पेमेंट होगा। जाहिर सी बात है, अगर आपकी एफिशिएंसी बढ़ते जाएगी तो आपका पेमेंट भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरिक ने बोला आप चालू कर दे, पेमेंट आपको बताता हूँ। अगर 0 से 83% के बीच में है तो आपको पैसा मिलेगा नॉर्मल पीस रेट। नॉर्मल पीस रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो नॉर्मल पीस रेट क्या होता है, जो आपने फॉर्मूला लिखवाया था, पीस रेट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, सेकेंड पॉइंट में पीस रेट का फॉर्मूला क्या लिखा था, पीस बेसिस का एक्चुअल आउटपुट यानी यूनिट्स, है ना, मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट पर यूनिट, यही था फॉर्मूला। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, नॉर्मल पीस रेट। इसको मैं क्या बोलूँगा, ये नॉर्मल पीस रेट है ना, मतलब ना कुछ पैसा कटा ना कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिला, ना कम ना ज़्यादा। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल पीस रेट। जितना नॉर्मल होता है उतना ही मिलेगा, नॉर्मल पीस रेट, ठीक है। तो वो साइड, ये सिर्फ कमेंट है, ये लिखो मत लिखो एक ही मतलब है, ठीक है। मेन तो ये है ना, फॉर्मूला तो ये लगेगा, ठीक है। अगर 83% से 100% के बीच में आपकी एफिशिएंसी है तो देखो पैसा कैसे मिलेगा आपको, एक्चुअल आउटपुट। मैं एक काम करता हूँ, टाइम बचाता हूँ। तीनों जगह आ गया, इतना तो सेम है। पीस रेट क्या भाई, क्योंकि नाम में ही है मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट, मैरिक का डिफरेंशियल पीस रेट है ना ये। तो देखो अगर ये कौन सा था, 0 से 83 मतलब नॉर्मल मिलेगा, ये था 83 से 100 तो इंटू 110%, मतलब आपको 10% ज़्यादा मिला। और अगर 100% से भी ज़्यादा है तो मतलब इंटू 120%, मतलब यहाँ पे आपको 20% ज़्यादा मिला। बस हो गया, ख़त्म, इतना ही है मैरिक का, इतना ही है। अगर 0 से 83 के परसेंट के बीच में है तो नॉर्मल पीस रेट, क्योंकि यहाँ पे इंटू मैंने कुछ नहीं किया, जितना होना चाहिए उतना है, जितना नॉर्मल पीस रेट होता है उतना ही है। 83 से 100% के बीच में है एफिशिएंसी तो 110%, 100 से ज़्यादा है तो 120%। बाकी जो फॉर्मूला है अगर आप देखोगे इन तीनों को नोटिस करो तो ये तो आपका जो पीस रेट जो सेकंड आपने लिखा है पीस बेसिस, ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी आपको 3 अलग अलग क्लास इंटरवल बता दिया। 83 तक है तो कुछ नहीं, 83 से 100 है तो 110%, 100 के ऊपर है तो 120%, बस, ठीक। ये आपका मैगिक हो गया। मैगिक बोले तो चौथा बंदा हो गया। चलो आगे आए, पांचवा बंदा है गैंट टास्क बोनस प्लान, GANTT, गैंट टास्क बोनस प्लान, ठीक है। तब गैंट ने क्या बोला, गैंट ने भी ऐसे पहले 3 अलग अलग क्लास इंटरवल बनाया। 3 क्लास इंटरवल क्या, कि अगर जो आपका प्रोडक्शन है, ध्यान से देखो, कि अगर किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी लेबर का प्रोडक्शन अगर बिलो स्टैंडर्ड है, मतलब टारगेट से कम है, तो कैसा पैसा मिलेगा। अगर प्रोडक्शन एट स्टैंडर्ड है, मतलब जितना उसको बोला गया था उसने उतना ही बनाया, एट स्टैंडर्ड जितने का टारगेट थे एग्जैक्ट उतना ही बनाया, या फिर अबव स्टैंडर्ड उससे ज़्यादा बनाया, टारगेट से ज़्यादा बना दिया प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग पॉइंट्स हो गए, 3 अलग अलग क्लास इंटरवल वो टाइप हो गया, है ना। कि तो इसके हिसाब से पेमेंट कैसा मिलेगा,
बिलो स्टैंडर्ड है तो क्या, एट स्टैंडर्ड है तो क्या, अबव स्टैंडर्ड है तो क्या। तो अब ध्यान से देखो, अगर बिलो स्टैंडर्ड है ना तो आपको टाइम बेसिस के हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर आपने स्टैंडर्ड यानी टारगेट से पैसा, टारगेट से कम बनाया है, यूनिट्स आपका कम है, प्रोडक्शन आपको यूनिट्स में देखना है, जितना यूनिट्स टारगेट था अगर आपने उससे कम बनाया है तो आपको टाइम रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा। टाइम बेसिस का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर, यही था, वेज रेट पर आवर। ठीक, अगर एट स्टैंडर्ड है मतलब जितना आपको बोला गया था यूनिट्स आपने एग्जैक्टली उतना ही बनाया, तो भी आपको टाइम बेसिस के हिसाब से तो मिलेगा। ये जो टाइम बेसिस है, एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर प्लस 20% का बोनस, या मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, इंटू 120% कर सकता, एक ही मतलब है। प्लस 20% करो या इंटू 120% करो, एक ही मतलब है, खुद करके देख लेना। अगर आप किसी भी नंबर पे या तो प्लस 20% करोगे या फिर इंटू 120% करोगे, बात एक ही है, करके देख लो। 200 को ले लो, 200 प्लस 20% करना, कैलकुलेटर में सॉल्व करना, तो ये आपका 240 आएगा। हाँ 240 आएगा। और अगर 200 इंटू 120% करोगे तो भी 240 आएगा। आप कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। प्लस 20% और इंटू 120%, बोथ आर सेम। मैंने इंटू 120% कर दिया, वो ज़्यादा आसान है। ठीक, जिसको जो आसान लगे प्लस 20% भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, पर अगर अबव स्टैंडर्ड है, मतलब जितना आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स दिया बोला बोला था कि इतना बनाना, आपने उससे भी ज़्यादा बना दिया, तब क्या होगा, तब पी सिगरेट के हिसाब से मिलेगा फॉर द इंटायर आउटपुट। मैं लिख देता हूँ, जैसा आपकी बुक में लिखा है मैं वैसा लिख देता हूँ कि भाई हाई पी सिगरेट मिलेगा, हाई पी सिगरेट मतलब आपको आउटपुट के हिसाब से पैसा मिलेगा। अभी तक आपको टाइम के हिसाब से पैसा मिलेगा था, अगर आप स्टैंडर्ड से कम बनाए हो तो एक्चुअल आवर्स के हिसाब से मिला, मतलब टाइम के हिसाब से। एट स्टैंडर्ड है तो भी आवर्स के हिसाब से था, टाइम के हिसाब से, प्लस 20% का बोनस, मतलब इंटू 120% कर दिया मैंने। पर अगर आप स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाओगे ना तो हाई पी सिगरेट के हिसाब से मिलेगा, हाई पी सिगरेट फॉर द इंटायर आउटपुट, मतलब यहाँ पे आपको आउटपुट के हिसाब से मिलेगा जितना यूनिट्स आपने बनाया है, मतलब एक्चुअल आउटपुट लिखूंगा, मतलब ये तो मैंने सेंटेंस लिखा, फॉर्मूला ये लिख रहा हूँ, एक्चुअल आउटपुट, आउटपुट मतलब यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय हाई पी सिगरेट। हाई मतलब आपको और ज़्यादा मिलेगा, वो क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन में बता देगा हाई पी सिगरेट क्या है, मतलब वो जो नॉर्मल पी सिगरेट है ना उससे ज़्यादा रहेगा। नॉर्मली मान के चलो आपको पी सिगरेट मिलता है 100 रुपये, तो आपको 110 120 मिलेगा हाई पी सिगरेट पर यूनिट, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, उसके हिसाब से आपका वेजेस निकलेगा। ठीक है, ये गेंट का हो गया, पांचवा बंदा था गेंट, इसका हो गया खत्म। ठीक है, इसके बाद है सिक्स्थ है आपका एमर्सन एफिशिएंसी प्लान। सिक्स्थ में एक दूसरा बंदा है, एमर्सन नाम का है, एमर्सन एफिशिएंसी प्लान। तो अब ध्यान से देखना, एमर्सन ने भी यही बोला, एफिशिएंसी प्लान, नाम में क्या आया, एमर्सन एफिशिएंसी प्लान। तो पहला पॉइंट आपका फिर से वही रहेगा, कैलकुलेट एफिशिएंसी रेशियो। एमर्सन ने बोला कि पहले तो एफिशिएंसी रेशियो निकाल के देखो, एफिशिएंसी रेशियो निकालो टाइम बेसिस के हिसाब से। टाइम बेसिस के हिसाब से एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इंटू 100, ये बताया था। ठीक, अब सेम वैसी 3 क्लास इंटरवल बनेगा कि अगर आपका एफिशिएंसी रेशियो 0 से 0% से 66.67% के बीच में है तो आपको कितना पैसा मिलेगा। 66.67% से लेके 100% के बीच में है तो कितना मिलेगा, और 100% से ज़्यादा है तो कितना मिलेगा, मोर देन 100%। एफिशिएंसी अगर 100% से भी ज़्यादा है तो कैसे मिलेगा। देखो मैरिक का कितना था, 83 के बीच में था, 0 से 83, 83 से 100, 100 से ज़्यादा। यहाँ का 66 है, ये जो मैरिक वाला था, ये देखो ये वाला, ये मैरिक नाम के बंदे का था, वो 0 से 83 पे गया, 83 से 100, 100 से ऊपर, और ये क्या है 0 से 66.67 तक गया है, फिर वहाँ से 100 और फिर 100 के ऊपर। ठीक है, इसके हिसाब से आप पेमेंट कैसा होगा ध्यान से देखो, ये टाइम के हिसाब से पैसा देता है।
एमर्सन जो है ना वो टाइम के हिसाब से पैसा देता है। तो अगर आप 0 से 66.67% के बीच में है आपकी एफिशिएंसी, तो आपको नॉर्मल टाइम रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा। नॉर्मल टाइम रेट जो आपने सबसे पहले पॉइंट में लिखा होगा, टाइम बेसिस के हिसाब से पैसा कैसे मिलता है? एक्चुअल आवर्स इंटू वेज रेट पर आवर, वेज रेट पर आवर ऐसे ही मिलता है ना। और मैंने क्या बोला, नॉर्मल टाइम रेट के हिसाब से मिलेगा। नॉर्मल मतलब ना ही कुछ कम होगा ना ही कुछ ज़्यादा होगा, बस इतना ख़त्म। सेम हो गया ना, टाइम बेसिस में जैसा देखे थे सेम वैसे ही है, नॉर्मल टाइम बेसिस, ठीक है। पर अगर 66.67 से लेके 100% के बीच में है तो भी पैसा इतना होगा ही, टाइम बेसिस तो होगा ही होगा ऑब्वियसली। उसमें बोनस कितना, आपको तो हर बंदे का यही देखना है ना कि बोनस कितना मिल रहा है। बेसिक फॉर्मूला तो सबका सेम है, एक्चुअल आर इंटू वेज रेट, एक्चुअल आर इंटू वेज रेट पर आवर सेम है ना। बोनस कितना मिलता है वो देखना है ना। यहाँ आपको बोनस मिलेगा 20% का। अच्छा वेरी वेरी करेगा, देखो एक मैं लिख देता हूँ। एक्चुअल आवर्स, अच्छा कौन सा लिखेगा हम, सेकंड वाला। 66.67 से 100% के बीच में है तो एक्चुअल आवर्स इंटू वेज रेट पर आवर तो होगा ही, ठीक है। प्लस उसमें बोनस भी होगा, जितना इसका आंसर आएगा इसको ब्रैकेट में कर दो, जो भी इसका आंसर आएगा प्लस इसमें बोनस करेंगे। सर बोनस कितना होगा? बोनस विल बी वेरी, बोनस वेरी, वेरी मतलब उसके बीच में हो सकता है, वेरी बिटवीन 0.01% टू 20% के बीच में कितना भी बोनस हो सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो बॉस डिसाइड करेगा और आपके सिलेबस में आपका क्वेश्चन डिसाइड करेगा, क्वेश्चन में बता देगा। मतलब जितना भी कितना परसेंट बोनस मिलेगा, 0.01% से लेके 20% के बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब कम से कम 0.01% का बोनस मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20% का बोनस मिलेगा। उसके बीच में कितना भी हो सकता है वो आपको क्वेश्चन में बता देगा। तो आप कॉपी में लिखोगे तो ऐसे ही लिखो, कॉपी में जो आप नोट्स बनाए गए हो ऐसे ही बनाओ कि भाई जो टाइम बेसिस है वो तो मिला टाइम के हिसाब से, एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट वो टाइम के हिसाब से हो गया, टाइम बेसिस प्लस बोनस। और बोनस कितना होने वाला है, इट विल वेरी बिटवीन 0.01% टू 20%, ठीक। चलो आगे लास्ट वाला है, मोर देन 100%, मतलब और ज़्यादा पैसा मिलेगा। हाँ बिल्कुल और ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये जो है ना एक्चुअल आवर्स इंटू वेज रेट पर आवर जो आपने किया, इसमें आप प्लस करोगे 20% का बोनस, एग्जैक्ट 20%। देखो पहले वाले में क्या हो रहा था, वेरी कर रहा था, मतलब वो 0.01 से 20 के बीच में कितना भी, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18, 2, 3 कितना भी हो सकता है। बट अगर आपका 100% से ज़्यादा है ना तो फिक्स कर दिए कि 20% का बोनस मिलेगा, फिक्स है, फिक्स, इधर उधर चेंज नहीं होगा। इसमें चेंज होगा, इसमें बिटवीन बिटवीन चेंज हो सकता है, बट ये चेंज नहीं होगा। ये 20% का बोनस है, मतलब 20% का बोनस है, बात खत्म। प्लस और भी कुछ मिलेगा, और भी कुछ मिलेगा, 20% का तो बोनस मिला, प्लस 1% ऑफ एडिशनल बोनस, 1% ऑफ एडिशनल बोनस फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। मतलब बेसिकली मोर देन 100%, मोर देन 100%, मतलब 100% से ज़्यादा उसकी कितनी है एफिशिएंसी। तो देखो 1% एडिशनल बोनस फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अगर आपकी एफिशिएंसी 1% से बढ़ गई है तो बोनस भी 1% और मिलेगा। 20% तो मिला ही मिला, 1% और मिलेगा। 1% कब मिलेगा, जब आपके 1%, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल किसी बंदे की एफिशिएंसी है 101%, ठीक है, तब उसको पैसा कैसे मिलेगा, 100 से ज़्यादा है ना, 101% है, उसको पैसा कैसे मिलेगा, जो एक्चुअल आवर्स है इंटू वेज रेट पर आवर, ये तो होगा ही होगा, ये तो टाइम बेसिस के हिसाब से होगा, प्लस इसी का 20% जो भी रहेगा 20% इसी का, ठीक है, प्लस 1% का एडिशनल बोनस, मतलब 21% का बोनस मिलेगा। 20% तो फिक्स है। अब क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 1% उसमें ज़्यादा एफिशिएंसी था, 100 के ऊपर, आपको 100 के ऊपर देखना है, 100 के ऊपर उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1% है, तो 1% का एडिशनल बोनस भी मिल जाएगा, मतलब देखा जाए तो 21% का बोनस मिलेगा। सिमिलरली अगर मान के चलो किसी बंदे की एफिशिएंसी है, सीधा ले लेता हूँ मैं 105, ज़्यादा नहीं लेता ना, 105 लेता हूँ। तो देखो अब इसको पैसा ये तो मिलेगा, टाइम बेसिस के हिसाब से तो पैसा मिलेगा, एक्चुअल इंटू वेज रेट, प्लस 20% का बोनस फिक्स है, 20% तो मिलेगा ही मिलेगा।
उसके ऊपर एडिशनल बोनस मिलेगा। जितने परसेंट एफिशिएंसी ज़्यादा है उतने परसेंट का बोनस भी ज़्यादा मिलेगा। देख लो ना, एफिशिएंसी कितनी परसेंट से ज़्यादा है? 5%। भाई 100 के ऊपर आप देख रहे हो ना, 100 के ऊपर कितना है? 105 है, मतलब 5% के एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो 5% का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा, मतलब बोनस हो गया 25%। वहीं अगर किसी की एफिशिएंसी 130% है तो एक्चुअल अर्स इंटू वेज रेट और टाइम के हिसाब से मिलेगा भैया, मिलेगा ही मिलेगा। 20% का फिक्स बोनस मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 30% का एडिशनल बोनस, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी 30% से ज़्यादा है इसलिए 30% का एडिशनल बोनस। टोटल देखा जाए तो बोनस हो गया आपका 50% का। फीस तो फिक्स्ड है, उसके ऊपर जितना आपकी एफिशिएंसी है उतना बोनस और मिलेगा, एडिशनल बोनस। ये था हमारा एमर्सन एफिशिएंसी प्लान। समझ आया? चलो, एमर्सन का हो गया। 6th वाला बंदा था एमर्सन, ये हो गया। आगे आते हैं, ठीक है। 7th बंदा, हल से प्रीमियम प्लान। हंसले नहीं, हल से। हाँ ठीक है, हंस ले, जिंदगी है, हंस ले। थोड़ी देर बाद रोना पड़ेगा, बट अभी ये हल से है। हल से प्रीमियम प्लान, ठीक। अब ये बंदा पैसा कैसे देता है, इसका फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है, और ध्यान देना एग्जाम में यही सबसे ज़्यादा आता है। एग्जाम में बताऊंगा ना, टोटल 10 है। टोटल जो मेथड ऑफ वेज पे अभी हम 7वें में पहुँचे ना, टोटल 10 है। उस 10 में से 4 आता है, हमेशा 4 आता है। बट मेरे ऊपर नाम मत डालना कुछ और आ गया तो, मैंने तो पूरा 10 पढ़ाया है, एक्स्ट्रा आ गया तो मेरे को मत बोलना। चलो, आपको पूरा 10 पढ़ना है, ऐसा नहीं। 4 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर वही पूछता है, कई बार अलग अलग भी पूछ देगा, है ना। तो आपको मालूम है अभी जुलाई का रिजल्ट, जून या जुलाई जो भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 4% लोग पास हुए थे, पता है ना रिजल्ट? 4%, जबकि पेपर इतना ईजी था, इतना ईजी पेपर 2 घंटे में हो सकता था। ठीक है, चलो आगे आओ। 7, हल से प्रीमियम प्लान जो है वो पैसा कैसे देता है बंदा। हल से नाम का एक बंदा था, तो वो पैसा कैसे देता है, ध्यान से देखो। एक्चुअल आवर्स इंटू वेज रेट पर आवर, शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ। एक्चुअल आवर्स, AH मतलब एक्चुअल आवर्स, इंटू WR मतलब वेज रेट पर आवर। आवर्स के हिसाब से तो ये भी पर आवर होगा ना, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। प्लस बोनस मिलेगा इसको। अच्छा, बोनस कब मिलेगा? जब टाइम सेव होगा। अच्छा, टाइम सेव क्या होगा सर? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ मैं, किसी बंदे को हमने स्टैंडर्ड आवर्स बोला 10 घंटा, कि ये मैंने उसको एक टास्क दिया, उसको काम दिया हूँ, बोला 10 घंटे में काम हो जाना चाहिए। स्टैंडर्ड आवर्स, टाइम के हिसाब से बात चल रही है। मैंने उसको टाइम बोल दिया कि 10 घंटे में काम हो जाना चाहिए। उसने टाइम ख़त्म किया, एक्चुअल आवर्स मतलब जो उसने एक्चुअली में काम किया 8 घंटे में कर दिया। मैंने उसको बोला था टारगेट है 10 घंटे का, बंदे ने एफिशिएंसी दिखाई, स्पीड दिखाई, बंदे ने स्पीड दिखाई और 8 घंटे में काम खत्म। तो टाइम सेव कितना हुआ? कितना टाइम उसने मेरा बचा लिया? 2 घंटा। तो भाई 2 घंटे का बोनस मिलेगा ना। जितना टाइम तुम सेव करोगे उतने घंटे का बोनस मिलेगा। एक बात को समझो ध्यान से। देखो, जितना आज तुमने काम किया है, देखो सबसे पहले तो क्या है, एक्चुअल आवर इंटू वेज रेट, टाइम के हिसाब से। स्टैंडर्ड आवर 10 घंटा था, मैंने बोला था 10 घंटे में काम खत्म करना है, उसने 8 घंटे में काम खत्म कर दिया। तो जितना घंटा काम किया है, 8 घंटा काम किया है, तो 8 घंटे का तो पैसा मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि उसने 2 घंटा बचाया है मेरा, मैंने तो 10 का उसको टाइम अलाउ किया था ना, उसने 8 घंटे में ही काम खत्म कर दिया। 2 घंटे का टाइम सेव कर दिया, टाइम बचा दिया, और टाइम इज मनी। अगर आप टाइम बचाओगे तो पैसा मिलेगा। 2 घंटे का जो टाइम सेव्ड है ना, टाइम सेव कैसे आया, क्लियर है? टाइम सेव कैसे आया? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, ऐसे ही आएगा हमेशा। हमेशा टाइम सेव्ड ऐसे ही आएगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। तो टाइम सेव्ड है ना 2 घंटा, जितना भी टाइम सेव्ड होता है ना उसके हिसाब से हाल से बोनस देता है। टाइम सेव्ड के हिसाब से देता है, मतलब टाइम सेव्ड, TS लिख दिया, मतलब टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट पर आवर इनटू उसका 50%। पूरा थोड़ी देगा, आधा देगा भाई। तो पूरा दे देगा तो मतलब ही क्या हुआ? पूरा 10 घंटे का तो हो गया। फिर ये एक्चुअल आवर्स आपने 8 घंटे का दिया और टाइम सेव 2 घंटे का दिया, तो हो तो गया 10 घंटे का, तो पेमेंट आप कर दिए। तो ऐसा नहीं करना है, जितना टाइम सेव 2 घंटा था ना एग्जाम्पल में, तो उसका जो भी होगा वेज रेट के हिसाब से इंटू उसका 50% मिलेगा। बस ये है फॉर्मूला, एक्चुअल आवर्स इंटू वेज रेट प्लस टाइम सेव इंटू वेज रेट इंटू 50%, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको कहा जाता है नॉर्मल वेजेस, जो कि टाइम के हिसाब से नॉर्मल वेजेस है ना, ये नॉर्मल टाइम वेजेस लिख देता हूँ। नॉर्मल जितना उसने टाइम किया, नॉर्मल जितना काम किया उसके हिसाब से नॉर्मल वेजेस है।
और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो ब्रैकेट है, इसको बोनस कहा जाता है ना। दैट इज नॉर्मल वेजेस और दिस इज बोनस। ठीक है, इधर उधर देख लो। जो एक्चुअलाइज इनटू वेज रेट है वो नॉर्मल वेजेस कहलाता है। जितना टाइम उसने काम किया उसके हिसाब से पैसा मिला नॉर्मल वेजेस से, और जितना टाइम सेव किया इंटू वेज रेट इंटू उसका 50% वो आपका बोनस है। ठीक है, याद रखना, बस इतना ये फॉर्मूला। इसके बाद 8th पॉइंट। अब हो सकता है इसका जुड़वा भाई हो, तो इसने वही काम किया, जुड़वा भाई है ना, तो फॉर्मूला भी जुड़वा है। और थोड़ा सा बात माथे में मार का लगे, देखो बता रहा क्या है। हाँ, मेरी बातें नहीं समझ आएंगी, चलो इधर देखो। अगला बंदा है हल से वायर प्लान। बताओ, हल से वायर प्रीमियम प्लान मतलब एक बंदा था हल से, वन ऑफ द पर्सन वाज हल से, अनदर पर्सन इज हल से वायर। सरनेम चेंज है थोड़ा सा। इसने क्या बोला, एक्चुअल आवर्स इंटू वेज रेट के हिसाब से आपका नॉर्मल वेजेस मिलेगा, सेम है, प्लस टाइम सेव इंटू वेज रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा, सेम है। हालसे ने बोला था 50% मिलेगा, हालसे वायर बोलता है 33.33% मिलेगा। लो, मैंने बोला ना जुड़वा भाई होगा, नाम सेम होगा तो फॉर्मूला भी सेम कर दिया। 50% की जगह बोला नहीं, 33.33% मिलेगा। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है, आप खुद देख लो। मैं आगे आऊँगा टाइम बचाते हुए। 9th क्वेश्चन, 9th पॉइंट, 9th बंदा, रोवान प्रीमियम प्लान, ROWAN, रोवान प्रीमियम प्लान। इस बंदे ने भी थोड़ा सा कॉपी पेस्ट किया, बट ये सबसे बेस्ट है। मतलब इसका जो लॉजिक है ना, ये सबसे बेस्ट है, बाजू में लिख लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में ये आएगा, गधे लोग, मैंने बोला 10 है, 10 में से 10 पढ़ना है। मैं ये बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में रोवान का जो प्रीमियम प्लान है प्रैक्टिकल लाइफ में वो बेस्ट है। उससे कंपनी को भी फायदा होता है और एम्प्लॉय को भी फायदा होता है। अगर कंपनी रोवान प्रीमियम प्लान के हिसाब से वेजेस देती है तो वो बेस्ट है, कंपनी को भी फायदा होता है और एम्प्लॉय को भी फायदा होता है। वो हम क्वेश्चन में देखेंगे कैसे। तो इसका फॉर्मूला कैसा है, एक्चुअल आवर्स इंटू वेज रेट के हिसाब से जो नॉर्मल वेजेस है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जो हमने ऊपर देखा था वही सेम है, प्लस टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट, तो सर ये भी तो सेम है, हाँ सेम है। और ये बोलता है रोवान, ये बोलता है कि मैं 50, देखो यहाँ तक पूरा सेम है ना, एक्चुअल आवर्स इंटू वेज रेट प्लस टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट, एक्चुअल आवर्स इंटू वेज रेट टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट, यहाँ पे भी वही है, एक्चुअल आवर्स इंटू वेज रेट टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट। हालसे ने बोला 50% दूंगा, हलसे वायर ने बोला 33.33% दूंगा। रोवान बोलता है एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स के रेशियो में दूंगा। रोवान बोलता है एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स के रेशियो में दूंगा। समझ आया? टाइम से इंटू वेज रेट तो ठीक है, बट पैसा अब उसका बोनस फाइनल कैसे दूंगा, इनटू एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स के रेशियो में दूंगा। बस इतना है फॉर्मूला। क्वेश्चन में हम इसको और डिटेल में समझेंगे, पॉइंट आपका इतना ही है। वीगो वन का फॉर्मूला जो है वो इतना ही है, और प्रैक्टिकल लाइफ में ये बेस्ट फॉर्मूला है। कंपनी का भी फायदा होता है, एम्प्लॉय का भी फायदा होता है। लास्ट है आपका बर्थ सिस्टम। ठीक है, उसका बर्थ क्यों हुआ मेरे को नहीं पता, बस बर्थ सिस्टम है। कुछ नहीं किया इस गधे ने, इसने क्या फॉर्मूला लगाया, देखो ध्यान से। इसने बोला स्टैंडर्ड आवर्स इंटू एक्चुअल आवर्स, इसका स्क्वायर रूट करो और मल्टीप्लाई कर दो बाद में वेज रेट से, बस ये है फॉर्मूला, खत्म। कोई लॉजिक नहीं, बता ना, पता नहीं इसका बर्थ क्यों हुआ, नाम भी बर्थ है। स्टैंडर्ड आवर्स इंटू एक्चुअल आवर्स करोगे, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे और बाद में फिर मल्टीप्लाई कर दोगे वेज रेट पर आवर्स से, खत्म। 10 बंदे थे, 10 का 10 खत्म हो गया, मतलब लॉजिक खत्म हो गया इसका। ठीक, टोटल 10 मेथड हमने पहला टॉपिक खत्म कर लिया है, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। टोटल 10 मेथड्स हमने पढ़े, 10 अलग अलग बंदों के या लॉजिक की हमने पढ़े, कौन किसको कैसे पैसा देता है लेबर को, वो हमने सीख लिया। ठीक है, क्वेश्चंस बनाएंगे इसके अगले वीडियो में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके, वो सब बनाएंगे। उसके बाद लेबर टर्नओवर, लेबर का आना जाना, पुराने लेबर छोड़ के जाते हैं उसके बदले हम नया लाते हैं, और कैलकुलेशन ऑफ टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट। ये तो पिद्दी है। अगर ये देखो 90% तो यही है टॉपिक। अगर आप मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट को अच्छे से समझ लिए, उसके क्वेश्चंस बना लिए, 90% चैप्टर खत्म है। फिर ये 5% है और ये 5% है, बस। ठीक है, तो चलो अभी के लिए इतना ही। मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, इसको अच्छे से कॉपी में नोट करना सब चीज़ को। जो साथ साथ में किया है वो बहुत बढ़िया, जो नहीं किया है वीडियो बेटा वापस से घुमाओ, करो भाई, बिना बोले करना चाहिए, बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्या 10 के 10 आपको याद रहेंगे? उसको लिखो, बार बार पढ़ो तो याद होगा। एग्जाम में थोड़ी मैं आपको ये लिख के दूंगा या आप लिख के लेके जाओगे क्या? ये सब आपको अभी कॉपी में लिखते जाओ अच्छे से और याद करते जाओ। याद करने का ही सिस्टम है ना। जिस बंदे, जैसे आप देखो जो फिजिक्स पढ़ता है वो ये थोड़ी बोलेगा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा क्यों बनाया, क्या किया उसने, क्या सोचा। आइजैक न्यूटन, जो उन्होंने बनाया है वो करना पड़ेगा। 3 लॉज ऑफ मोशन है ना, वो करना पड़ेगा।
उन्होंने बनाया है, पास होना है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं, अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।